नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चिराग पासवान ने कई बार बीजेपी के स्टैंड से अलग बयान दिए, चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो। सब पर बीजेपी से अलग स्टैंड लिया। लेकिन जब जब चिराग पासवान ने अलग स्टैंड लिया या लेने की कोशिश की, 24 घंटे या 48 घंटे बीतते बीतते उनको शाह के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। 2014 के बाद से जो एनडीए का स्वरूप है, एनडीए का कोई घटक दल हो, कोई घटक दल, वो अमित शाह की मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं बढ़ा पाया। चिराग से बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार की पार्टी का है। नीतीश कुमार जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से अलग विचार रखते हैं, अलग खड़े होते हैं, उन पर भी पिछले काफी वक्त से नीतीश की पार्टी अलग स्टैंड नहीं ले पाई है। अगर नीतीश कुमार कुछ बोलना भी चाहते हैं तो मौन धारण करना पड़ता है। नीतीश के आसपास के नेता अमित शाह के साथ खड़े नजर आते हैं, यानी अपनी ही पार्टी में नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते नजर आने लगते हैं। लेकिन पहली बार कुछ अलग हुआ है एनडीए में, और सीधा कहें तो पहली बार ऐसा है राष्ट्रीय फलक पर जब से अमित शाह का अवतरण हुआ है, तब से पहली बार अमित शाह की इतनी भयंकर बेइज्जती हुई है। 5 दिन पहले ढोल के साथ, गाजे बाजे के साथ, हाथ उठा करके जिस गठबंधन का ऐलान किया था अमित शाह ने, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या वो गठबंधन टूट गया है? क्योंकि सत्ता में भाजपा को साझीदार बनाने का जो ख्वाब था भाजपा का, वो भाजपा के ही नए नवेले पार्टनर, हालांकि पहले साथी रहे हैं, लेकिन नए नवेले पार्टनर दोबारा बने हैं, उन्होंने सीधा सीधा सिरे से खारिज कर दिया। मैं आपको पहले ये खबर तमाम जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके जरिए दिखा दूं। कंट्रोल रूम जरा दिखाइए, ये देखिए नवभारत लिखता है, नवभारत लाइव, 5 दिन में ही टूट गया बीजेपी एआईए डीएमके गठबंधन, पावर शेयरिंग पर छिड़ी रार, पलानीस्वामी बोले अमित शाह ने कभी नहीं कहा। अगला दिखाइए, बीजेपी के साथ गठबंधन एक चुनावी समझौता, सरकार बनाने की गारंटी नहीं, एआईए डीएमके ने ऐसा क्यों कहा। और अब अगला दिखाइए अंबानी वाले चैनल के वेबसाइट को, तमिलनाडु में एक कैसा गठबंधन, बीजेपी को अभी से धोखा देने की तैयारी में एआईएडीएमके, पलानीस्वामी का प्लान समझिए। अब हटा दीजिए, अब प्लान समझने के पहले जरा मैं आपको अमित शाह का ही ट्वीट दिखाता हूं, उस गठबंधन के ऐलान के बाद का ट्वीट जरा दिखाइए। ये देखिए शाह का ट्वीट है, नीचे फोटो देखिए, हाथ थामे हुए, पलानीस्वामी का हाथ थामे हुए हैं, और लिखते हैं द बीजेपी एंड द एआईएडीएमके आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट and promote the language, culture and heritage of Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu are fed up with the rampant corruption of the DMK and are determined to oust the corrupt government. The BJP and the AIADMK will jointly go from village to village to awaken people to the DMK misrule and will form a government fulfilling people's aspiration. आखिरी लाइन देखिए कि गांव गांव जाएंगे और किस लिए जा रहे हैं, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार बनाने के लिए, यानी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। अब अमित शाह का मैं बयान भी आपको सुनवाता हूं, फिर पूरे तमिलनाडु की सियासत को बड़े बारीकी से समझेंगे और कैसे गेट आउट बोलने के करीब खड़े हैं पलानीस्वामी। गेट आउट नहीं बोला है, लेकिन उसके मंतव्य समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए जरा, जब गठबंधन का ऐलान किया था अमित शाह ने, तो उनके चेहरे पर क्या रौनक थी। आज एक और अच्छा समाचार लेने के लिए आप सबको यहां निमंत्रित किया है। आज एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर
एनडीए के नाते लड़ेंगे। एनडीए के नाते लड़ेंगे मिलकर चुनाव, लेकिन यहां पर एनडीए के नाते मिलकर लड़ेंगे ट्वीट में सरकार बनाने की बात है, और आगे एआईडीएमके को कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं अमित शाह, और एनडीए को उनसे कितना फायदा होगा, जरा ये क्लिप भी सुन लीजिए, छोटी सी क्लिप है, सुनाइए। भाव देखिए, एआईडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है, और एआईडीएमके का एनडीए में आना एआईडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब समझिए इसको, एआईएडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए उपयोगी है, और एआईएडीएमके का एनडीए में आना एआईएडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी है। शाह ने ये नहीं बोला कि एआईएडीएमके का एनडीए में आना बीजेपी के लिए उपयोगी है। एनडीए के लिए उपयोगी अलग विषय है, बीजेपी के लिए उपयोगी अलग विषय है। शायद यही जो भाव था, एहसान वाला भाव, ये शायद पलानीस्वामी को हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। हालांकि और बहुत सारी वजहें हैं। पलानीस्वामी ने क्या कहा जवाब में, मैं आपको वो बताता हूं, कोट अनकोट। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ उनका रिश्ता, ये बिल्कुल ताजा बयान है, अभी 24 घंटे के भीतर का, उस ऐलान के 5 दिन बाद का। कहा बीजेपी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 2026 विधानसभा चुनावों के लिए है, न कि उसके बाद सत्ता में साझेदारी के लिए। यानी सत्ता में साझेदारी नहीं, बस चुनाव साथ लड़ो। अब केवल इस कोट को पहले मैं समझाता हूं। 1967 से तमिलनाडु में डीएमके या एआईएडीएमके जिसने भी सरकार बनाई, कभी किसी ने गठबंधन वाली सरकार नहीं बनाई है। यहां तक कि ऐसी नौबत आई कि जब बहुमत नहीं मिला डीएमके, तो अल्पमत वाली सरकार सहयोगियों से समर्थन लिया, लेकिन समर्थन लिया और अल्पमत की सरकार खुद बनाई, किसी का साथ नहीं लिया। अब पलानीस्वामी और बीजेपी के इस बेमेल गठबंधन, राजद और कांग्रेस के गठबंधन को, बिहार वाले गठबंधन को भाजपा ने बेमेल कहा था। इस बेमेल गठबंधन को समझिए। वक्फ बिल पर एआईएडीएमके ने बीजेपी की मुखालफत की थी, खिलाफत की थी। हिंदी भाषा का मुद्दा हो, परिसीमन का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर एआईएडीएमके भाजपा के खिलाफ खड़ी है। और फिर इस गठबंधन का ऐलान होता है। पहले दिल्ली में मुलाकात होती है, फिर ऐलान होता है। अब इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए जो कहा है कि आखिर क्या है प्लान एआईएडीएमके का, एआईएडीएमके का प्लान क्या है, उस प्लान को समझने के लिए आपको ये स्टेटमेंट समझना होगा पलानीस्वामी का, जो कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि चुनाव के बाद तमिलनाडु में गठबंधन सरकार होगी। ट्वीट में आपको दिखा चुका हूं, वो ट्वीट दिखा दीजिए अमित शाह वाला, दोबारा एक बार दिखा चुका हूं। पलानीस्वामी कह रहे हैं कि कभी नहीं कहा। आप देखिए इस वहां पर ट्वीट पढ़िए, और मैं बता रहा हूं स्टेटमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि चुनाव के बाद तमिलनाडु में गठबंधन सरकार होगी। हमने केवल इतना कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं, हमने कभी नहीं कहा हम गठबंधन सरकार बनाएंगे। जबकि यहां पर सीधा लिख रहे हैं कि बीजेपी और एआईएडीएमके विल ज्वाइंटली go to village to awaken people to the DMK misrule and will form a government fulfilling people's aspiration। बीजेपी और एआईएडीएमके ज्वाइंटली जाएंगे घर घर, गांव गांव, और सरकार बनाएंगे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने वाली सरकार। इन अमित शाह के ट्वीट, इसीलिए ट्वीट रखिए स्क्रीन पर, इसको पढ़ने दीजिए दर्शकों को। और वहां पर इसके जस्ट उलट बयान है पलानीस्वामी का। ये उसके बाद देखिए, अब हटा दीजिए इसको। अब जब पलानीस्वामी का स्टेटमेंट बीजेपी के गले नहीं उतरने का एक अगला सबूत मैं देता हूं। पलानीस्वामी का जब ये स्टेटमेंट आया, तो जो नए नए बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं तमिलनाडु के, नयनार नागेंद्रन, उन्होंने कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाने के मुद्दे पर फैसला करेगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक नागेंद्रन ने कहा कि गठबंधन सरकार बनाने का फैसला अमित शाह और एआईएडीएमके के सचिव सही समय पर लेंगे। सचिव यानी पार्टी के प्रमुख पलानीस्वामी। अब नागेंद्रन कह रहे हैं कि बीजेपी का टॉप जो लीडरशिप है बीजेपी की वो फैसला करेगी। जैसे बिहार में कई बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। अब बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे ये जेडीयू नहीं तय करेगा, गठबंधन नहीं तय करेगा, बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। कई बार इस पर बवाल हुआ है। अब मैं इस कहानी को जरा तमिलनाडु के राजनीति में और बेहतर समझने के लिए हम 2023 में चलते हैं। 2023 में एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन था। अन्नामलाई को जब बीजेपी ने तमिलनाडु की कमान सौंपी तो अन्नामलाई बहुत फायर ब्रांड नेता के रूप में सामने आए और यहां तक कि उन्होंने अन्नादुरई जो तमिल राजनीति में शीर्ष पुरुष माने जाते हैं उन पर भी हमला बोल दिया। वो बड़ी असहज करने वाली स्थिति थी और पलानीस्वामी जिन्होंने अपनी पार्टी में जयललिता के बाद, उनके निधन के बाद तमाम जो नेता थे, चाहे वो दिनाकरन हो, चाहे शशिकला हो, चाहे पनीर सेल्वम जो मुख्यमंत्री बने थे जयललिता की बीमारी के बाद, उन सबको हाशिए पर लगा दिया, करीब-करीब ठिकाने लगा दिया है सियासत। वो जो है पलानीस्वामी जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र और जिस समुदाय, उसी क्षेत्र और समुदाय से अन्नामलाई आते हैं। गौंडल समुदाय है और कोंगू, पश्चिमी कोंगू इसी से आते हैं। हालांकि पलानीस्वामी को सेटिस्फाई करने के लिए अन्नामलाई की बलि ले ली, उनको समझा करके ही सही उनको हटा दिया गया और नागेंद्रन को कमान सौंपी गई जो थेवर समुदाय से आते हैं। थेवर समुदाय के बारे में समझना है तो सबसे करीबी जयललिता की होती थी शशिकला। शशिकला जिस थेवर समुदाय से आती हैं, उस थेवर समुदाय से नागेंद्रन आते हैं। तो थेवर और जो अन्नामलाई का और पलानीस्वामी का समुदाय है गौंडर, इन दोनों को जोड़ करके ये कोशिश थी कि बीजेपी तमिलनाडु में मजबूत प्रदर्शन करेगी और फिर सत्ता में साझीदार बनेगी और फिर जैसे बाकी राज्यों में अपने सहयोगियों को धीरे धीरे छोटा भाई बनाती है उस प्रक्रिया को फॉलो करेगी। लेकिन पलानीस्वामी भाजपा से ज्यादा तेज निकले। अब पलानीस्वामी के पूरे समीकरण को अगर हम समझें तो 2023 में जब गठबंधन टूटा तो इसलिए टूटा कि एआईएडीएमके को लगने लगा था कि भाजपा बेसिकली एआईएडीएमके पर बोझ हो गई है। चुनाव में मुसलमान मतदाता कई सीटों पर 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 मुसलमान मतदाताओं का नुकसान उठाना पड़ा था और इसी वजह से किनारा कस लिया और डीएमके गठबंधन ने पूरी पूरी 39 सीटें जीत ली वहां की। हालांकि बीजेपी की ग्रोथ रेट आपके लिए बताना जरूरी है। 2021 में जब एआईएडीएमके के छोटे भाई यानी जूनियर पार्टनर के रूप में 20 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा तो 2.62% वोट खाली हासिल किए थे। लेकिन 2024 में जब अकेले चुनाव लड़ी, 23 में गठबंधन टूटा और 24 में अकेले चुनाव लड़ी तो 11.38% वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। जैसे बंगाल की ग्रोथ थी कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टी छोटी हो गई, पीछे छूट गई और मुख्य विपक्षी दल बन गया, जो है भाजपा बन गई। तमिलनाडु में भी उस दिशा में बढ़ी। लेकिन तमिलनाडु में बड़ा महत्वपूर्ण है दो ध्रुवीय राजनीति, दो ध्रुवीय। वहां पर तीसरा ध्रुव कभी पैदा नहीं हो पाया। कोशिश बहुत सारी पार्टियों ने की लेकिन तीसरा ध्रुव नहीं पैदा हो पाया। 24 के नतीजों ने ही शाह को मजबूर कर दिया कि फिर एआईएडीएमके के पीछे लाइन में खड़े हों, क्योंकि 11.38% वोट भाजपा को मिले। उसके बावजूद एआईएडीएमके जिसका खाता नहीं खुला लोकसभा चुनाव में, उसे 20.66% वोट मिले। यानी मुख्य विपक्ष एआईएडीएमके ही रहा तो फिर पीछे खड़ा होना उनके लिए मजबूरी हो गई। लेकिन अब मैंने कहा ना एआईएडीएमके और भाजपा के बीच जो वैचारिक मतलब एक तरह विरोधाभास है, वो जैसे नीट में तमिलनाडु को छूट देने की मांग है, वहां पर भाजपा से अलग स्टैंड है। हिंदी थोपे जाने पर अलग है, मैंने बताया आपको, परिसीमन पर अलग है। लेकिन एआईएडीएमके अब फिर जो स्टैंड 5 ही दिन बाद जो दिखाने लगी है, अपना रुख दिखाने लगी है,
वो शायद मुस्लिम मतों का जो उसको पिछली बार नुकसान हुआ था, उसी नुकसान को देखते हुए उसने शिफ्ट किया है, अपना गियर फिर चेंज कर दिया है, दूसरा गियर लगा दिया। बीजेपी की एक और सहयोगी है, वो है पीएमके। पीएमके में पिता और पुत्र में रामदास, डॉक्टर रामदास और उनके बेटे अंबुमणि रामदास, उन दोनों में आपस में ही खींचतान जारी है। डॉक्टर रामदास जो संस्थापक हैं पीएमके के, वो चाहते हैं कि बीजेपी से अलग होकर के एआईएडीएमके के साथ वो रहना चाहते थे लोकसभा चुनाव के समय। लेकिन जो अंबुमणि रामदास है उनके पुत्र, वो भाजपा के साथ रह के किसी तरह मंत्री पद पर उनकी निगाह टिकी हुई थी। लेकिन पिता ने पुत्र के हाथों से, जो अभी खबर पिछले हफ्ते आई कि पिता ने पुत्र के हाथों से पार्टी की कमान करीब-करीब छीन ली, अपने हाथों में ले ली। तो ये पूरा जो तमिलनाडु का समीकरण है, फिर से तमिलनाडु दो ध्रुवी राजनीति की तरफ बढ़ चला है, बीजेपी पीछे लाइन में हो गई। लेकिन पलानीस्वामी हर हाल में, मतलब ये उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कहीं बाई चांस बहुमत आ जाता है एआईएडीएमके और बीजेपी का, तो ये चुनावी गठजोड़ सत्ता के गठजोड़ में नहीं तब्दील होगा। सत्ता एआईएडीएमके के हाथ में रहेगी। अगर बीजेपी को बाहर से स्टेपनी बन करके मौजूद रहना है सत्ता के साथ, बाहर से सत्ता की साझेदारी और भागीदारी नहीं, बाहर से मौजूद रहना है, तो उसके सामने विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप पार्टियों के जो बड़े साझेदार हैं, बड़े पार्टनर हैं बीजेपी की, उनकी बात करेंगे तो उनमें नीतीश कुमार की पार्टी, 40 सीटें बिहार में लोकसभा की हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके एक मेजर पार्टनर है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी फिलहाल इस विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रहे हैं अब 5 महीने बाद, उस विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू के अस्तित्व पर तमाम सवाल खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बिहार और तमिलनाडु से कम सीटें हैं। तमिलनाडु जहां पिछले चुनाव में जब डीएमके वहां पर सरकार बनाई 21 में, उससे पहले 10 साल तक एआईएडीएमके का शासन था। जयललिता के निधन के बाद पार्टी भले कमजोर हो गई, वो उसके पास करिश्माई नेतृत्व तो नहीं रहा है, लेकिन 10 साल लगातार सत्ता में थी। उसके बाद डीएमके की सत्ता में वापसी हुई थी। तो 40 सीटों वाली तमिलनाडु में अगर कोई बड़ा दल है तो एआईएडीएमके है। तो अगर उस पार्टी के आकार के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अगर टॉप 3 पार्टनर हैं तो उसमें टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की है, नीतीश कुमार की जेडीयू है और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके है। अब एआईएडीएमके ने जिस तरह थामा हुआ हाथ जो अमित शाह का था उसको झिड़क दिया है, वो अमित शाह के घनघोर अपमान से कम नहीं है। लेकिन अभी भी बीजेपी सन्नाटा साधे हुए है। नागेंद्रन जिनके हाथ में कमान दी गई है, नागेंद्रन भी कह रहे हैं कि हमारी टॉप लीडरशिप तय करेगी। शायद वो अन्नामलाई जैसे जो है आक्रामक तेवर नहीं अख्तियार करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से निर्देश है किसी भी कीमत पर गठबंधन में बने रहना है। लेकिन भाजपा जहां गठबंधन में एक ऐसा पार्टनर दिखा अब जिसके साथ भाजपा गठबंधन में आने के लिए लालायित है और वो उसको दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं। पुचकारने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथ में है और अमित शाह के हाथ में है। 2 दिन जाकर के तमिलनाडु में रुके, गठबंधन का ऐलान किया और हस्र 5 दिन बाद ये हुआ है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। एनडीए पर टीडीपी जेडीयू के साथ साथ अब एआईएडीएमके को लेकर के भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।